हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। मैं शुभम एक बार फिर से आपके सामने क्लास 10th नेशनलिज्म इन यूरोप हिस्ट्री चैप्टर 1 में आपका स्वागत है। हमने ऑलरेडी नेपोलियन कोड तक पढ़ लिया है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स, हैम्सर एग्जाम्पल्स, एम्पायर के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे और कई सारे एग्जाम्पल समझेंगे, लिबरलिज्म के बारे में समझेंगे। ऐसे कई सारे शब्द जो आपके लिए नए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चीज़ें आपको बेहतरीन लगने वाली हैं। आपकी तैयारियों के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और देखिए। चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट आए हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं यूरोप था कैसा मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी मतलब 1715 1850। नो नेशन स्टेट। वहां पे कोई नेशन स्टेट का मतलब जैसे कोई कंट्री नहीं थी, एम्पायर थे। याद रखिएगा, कंट्री एंड एम्पायर में फर्क होता है। एम्पायर मोनार्की को बताता है, कंट्री जब आप कहते हैं तो नेशन स्टेट को बताता है। तो क्या थे? किंगडम्स थे, डचीज थी एंड कैंटन्स थे, जिनके ऑटोनोमस टेरिटरीज थे, रूलर्स थे और उनकी अपनी टेरिटरीज थी और उस पर एनॉर्मस पावर वो इंजॉय करते थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर आप बात करेंगे, वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की। तो ईस्टर्न और सेंट्रल, जैसे मान लीजिए अगर यूरोप ऐसे पूरा आप ले लें, हालांकि ये मैप नहीं है, तो ये वेस्ट यूरोप है, ये सेंट्रल है और ये ईस्ट है। मतलब रशिया की अगर आप बात करेंगे तो रशिया और उसके आसपास की कंट्री कहाँ आएंगी? ईस्ट में। और वेस्ट में वही इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, वहां पे राजा थे। इन दिस किंगडम लिव्ड डिफरेंट पीपल विद द डिफरेंट कल्चर एंड आइडेंटिटीज। लोगों का बोलना, रहना, खाना, डांस, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। लैंग्वेज, सब कुछ डिफरेंट था। कहीं भी किसी से कुछ भी बिलोंग नहीं करते थे। जैसे उस टाइम पे सबसे बड़ा एम्पायर था हैम्सर एम्पायर, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी के एरियाज में रूल करता था। ठीक है, और उसके अलावा भी कई रीजन्स उसके अंदर आते थे। अब वहां पे रहने वाले करते क्या थे? ध्यान से देखिए। इट इंक्लूड द अल्पाइन रीजन्स ऑफ टायरोल। अल्पाइन रीजन का मतलब जो बहुत हाई एरिया होते हैं, जहां पे वेजिटेशन बहुत कम ग्रो होती है, ठंडे इलाके होते हैं। ऑस्ट्रिया एंड सटरलैंड एज वेल एज बोहेमिया, ये सारे पुराने नाम हैं, इसमें से काफी सारे नाम चेंज हो गए हैं। इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लॉम्ब्राडी एंड वेंटिया। तो अब कहीं पे ट्राइब्स हैं, कहीं पे नॉर्मल सिविलाइजेशन है, कहीं पे इटालियन स्पीकर हैं, कहीं पे जर्मन स्पीकर हैं। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगर while other half of the spoke variety of dialects। वो जो कई सारी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती, ये वाली लैंग्वेज। ओके, इन ग्लासिया द ऑटोक्रेसी स्पोक पॉलिश। ऑटोक्रेसी स्पोक पॉलिश का मतलब पोलिश लैंग्वेज उनकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी, जो राज्य मतलब दरबार में यूज की जाती थी। ठीक है, तो पॉलिश बोलते थे। अब इतने सारे डिफरेंसेस के साथ इट वॉज नॉट ईजी टू प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिट। जिसकी लैंग्वेज अलग, बोलचाल की भाषा अलग, उनको यूनाइट करके आप देश कैसे बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनाएंगे, डेमोक्रेसी कैसे लाएंगे, बहुत टफ टास्क था। बट फिर भी आई वहां पे। द ओनली टाई बॉन्डिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर इज अ कॉमन अलायंस ऑफ द एम्परर। मतलब कुल मिला जुला के इनके लिए एक ही था कि हमारा राजा एक है, बाकी भाषा, बोल, डांस, खाना पीना सब अलग है भाई साहब, बस राजा एक है। तो केवल राजा, वो एम्परर इनको बांधे रखता था, और दूसरा एम्परर आया, अटैक किया तो वो उसका हिस्सा हो गया, तो फिर वो उस एम्पायर का हिस्सा हो गया। तो राजा बदलते रहते थे, पब्लिक वही रहती थी। ठीक है, अरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स की अगर बात की जाए तो क्या है फर्क, पहले इन नामों में समझिए। सोशली एंड पॉलिटिकली ये पावरफुल होते हैं, यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ। जितने भी अरिस्टोक्रेट्स होते हैं, इनकी वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका कॉमन होता है। ओन्ड स्टेट एंड टाउन हाउस, मतलब बड़े बड़े जमींदार होते हैं, बड़े बड़े घरानों के या सिटीज़ के मालिक होते हैं कंट्री साइड में, तो कहीं के ज़मींदार हैं। मतलब ये नॉर्मली क्या होते थे, नोबल्स की फैमिली से होते थे, राजा महाराजाओं के भाई भतीजे किन ऐसे होते थे। बेसिकली ये फ्रेंच बोलते थे फॉर डिप्लोमेसी एंड हायर सोसाइटी। ठीक है, तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने का मतलब है कि ये हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, डिप्लोमेसी में, मतलब एक दूसरे राज्यों से संबंध बनाना। नॉर्मली अपनी फैमिली में शादी करके कनेक्ट रहते थे, मतलब नहीं चाहते थे कि इनकी फैमिली की वेल्थ किसी दूसरे के हाथ में जाए। तो ये कंफर्म था कि अपने ही रिश्तेदारों में घूम फिर के शादी करना, शादियों के थ्रू अपनी वेल्थ का क्रिएशन करते थे।
हाउएवर अरिस्टोक्रेट्स कंपेयर इन ए स्मॉल ग्रुप, सीधी बात है, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो नंबर्स में बहुत कम होते हैं, अगर नंबर्स में ज़्यादा हो गए तो गरीब नहीं हो जाएंगे। वहीं पीजेंट्स मेजॉरिटी पॉपुलेशन, वेस्टर्न यूरोप मेजॉरिटी लैंड फॉर्म्ड बाई टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, टीनेंट्स का मतलब जो भाड़े पे लेके करते हैं और स्मॉल ओनर्स का मतलब जिनके पास खुद के खेत हैं, अदरवाइज ये मैक्सिमम रॉयल्टीज़ के होते थे और ये टीनेंट्स उस पर भाड़े पे खेती करते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप सर्फ कल्टिवेटेड लैंड, सर्फ का मतलब आप समझ गए, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, सर्फ के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। सर्फ का मतलब क्या होता है कि बधुआ मजदूर। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में यहाँ टीनेंट्स थे तो ये क्या करते थे, किराया देते थे उसका, तो किराया पे खेती करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। और बधुआ मजदूरी चलती थी। बधुआ मजदूरी की मतलब सीधी बात है, आप परमानेंट लेबर हो तो उसी को कहते थे सर्फडम रिमूव किया था ना, नेपोलियन ने क्या किया था, सर्फडम रिमूव किया था कि भाई अब आप बधुआ मजदूरी वाला प्रोसेस हटाइए, टीनेट इज ओके बट बधुआ मजदूरी इज नॉट ओके, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल ओनर्स भी नहीं होते थे, सब सर्फ्स के अंदर होता था। बाकी सारी की सारी लैंड ओन कौन करते थे, एरिस्टोक्रेट्स सारी की सारी लैंड ओन करते थे। तो इसलिए ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में वेस्टर्न यूरोप के कंपैरिजन में हमेशा से वो पुअर थे, टेक्निकली बहुत ज़्यादा पीछे थे और सोसाइटी का भी जो स्ट्रक्चर था वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। तो सोसाइटी भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो वेस्टर्न यूरोप ज़्यादा आगे था। इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, नया मिडिल क्लास का मतलब क्या, अब जैसे कि मतलब वेस्टर्न यूरोप आगे है तो जो भी टेक्नोलॉजी या हुआ हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जहाँ वहाँ हुआ, तो इंडस्ट्रीज़ आई, टेक्नोलॉजी आई, चीज़ें बढ़ी, तो वहाँ पे एक नया क्लास आया जो इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, मिडिल क्लास, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड लेड टू द ग्रोथ ऑफ टाउन, नए टाउन्स बने, नए कॉमर्शियल क्लासेस बने, जैसे सेठ बनना, व्यापारी बनना, बढ़िया एम्प्लॉय बनना, किसी फैक्ट्री का हेड बनना या वहाँ मजदूर बनना, ठीक है। हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट, जो मतलब ये क्लासेस कब उभर के, जब मार्केट बढ़ा। बेसिकली कहाँ बढ़ा, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड के बाद ये कहाँ पहुँच गया, इंग्लैंड के बाद पहुँचा ये फ्रांस में, फ्रांस से ये कहाँ पहुँचा, जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी से फिर ये अलग अलग यूरोप के पार्ट में पहुँचा, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सारी जगहों ने तेजी से अपनाया। तो यहाँ सभी में एक नई क्लास आई। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड ऑफ 18th सेंचुरी बट इन फ्रांस एंड द पार्ट्स ऑफ जर्मनी स्टेट इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो सबसे पहले इंग्लैंड में चालू हुआ और फिर कहाँ पहुँचा, फ्रांस, जर्मनी एंड ऑल पार्ट। तो इन पार्ट्स में अब नए मिडिल क्लास आने लगे और फिर यहाँ से ये सेंट्रल में पहुँचा और थोड़ा सा 19th सेंचुरी के एंड 1940 तक जाते जाते कहाँ पहुँच गया, ईस्टर्न यूरोप में पहुँचा। इन इट्स वे न्यू सोशल क्लास ग्रुप केम, जिन्हें कहा गया वर्किंग क्लास पॉपुलेशन या मिडिल क्लास कहा गया। तो मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास क्या है, इंडस्ट्रीज में या मार्केट पे बेस्ड क्लास है, जो वहाँ पे जॉब करती है या प्रोडक्शन करती है या यूनिट उगाती है, मतलब सब उस पे है। बोथ द क्लासेस वर मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो ये दोनों क्लासेस में कौन रहते थे भाई, या तो आप वर्किंग क्लास में हो या जो भी मिडिल क्लास के बारे में बात करेंगे इसमें क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्योंकि जो टॉप क्लास है वो हमेशा राजा महाराजा होते थे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल का मतलब उस इंडस्ट्रीज या बिजनेस में काम करने वाले हैं, उसी को तो कहते हैं ना कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो काम करने वाले हैं। तो ये नई क्लास उभरी, जिस क्लास में अभी हम और आप हैं, इसका इमरजेंस उस टाइम पे हुआ। उससे पहले ये क्लास उतनी बड़ी और पावरफुल नहीं थी। तो मैक्सिमम एक्टिविटी क्या आ गई, इनके हाथ में आ गई, कैश का फ्लो इनके हाथ से होने लगा, क्योंकि मार्केट एक्टिविटी यहाँ से जा रही है तो कैश फ्लो होने लगा। तो जब हाथ में पैसा और पावर हो तो दिमाग ज़्यादा चलता है, यही हुआ। तो द न्यू सोशल क्लास, जिसको कॉमर्शियल क्लास, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास आप किसी भी नाम से कह सकते हैं, वो क्या था, उन्होंने नेशनल यूनिटी की बात की। उन्होंने कहा भाई देश बनाओ जहाँ पे यूनिटी हो ताकि व्यापार अच्छा चले। ये राजा लोग बदलते रहते हैं और राजा लोग के बदलने से व्यापार खराब हो जाता है। अगेंस्ट द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, बोलते हैं हम मेहनत करते हैं और फिर हम कोई ओहदा पाते हैं, और ये क्या करते हैं, बस राजा के घर पैदा हो गए और इनको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, राजा के घर या नोबेलिटी जैसी प्रिविलेजेस को हटाया जाए। दे लेटर बिकेम फोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ रिवोल्यूशन इन यूरोप अगेंस्ट द मोनार्की, और राजशाही के खिलाफ बाद में आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर में जाके कि इन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा ताकत लगाई, सबसे ज़्यादा न्यू आइडियाज़ के साथ आए कि वहाँ पे बहुत सारे रिवोल्यूशन लाए। तो इस न्यू सोशल क्लास जिससे हम और आप बिलोंग करते हैं, इसको हलवा ना समझें। भले कठपुतली होते हैं लेकिन समय समय पे हमारी मेजॉरिटी संख्या बल ज़्यादा है तो हम बदलने का मुद्दा रखते हैं, ठीक है।
अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की आप बात करेंगे कि व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जर्मनी थी क्या, कैसे ये यूनिफाई हुई। आज की जो जर्मनी है और तब की जर्मनी में बहुत ज़्यादा फर्क था। दूसरा, लिबरल नेशनलिज्म क्या है। लिबरल का मतलब क्या है, नेशनलिज्म तो पता है, तो ये क्या है लिबरल सर। डज इट मीन समथिंग, डज इट अ वेरी गुड थिंग, लेट्स सी। पहले लिबरल का मतलब समझिए। Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. लिबरल का मतलब होता है फ्री, लिबर का मतलब फ्री लैटिन वर्ड से निकला है, एंड स्टूड फॉर इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो कुल मिला जुला के यूरोप में ये जो भी 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हुआ था, ये क्या था, सारा का सारा आइडिया लिबरल नेशनलिज्म का था कि एक लॉ लाया जाए और इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जो कि कौन लेके आया था, नेपोलियन भी लेके आया था अपनी सिविल कोड में, कि सारे के सारे ये जो प्रिविलेजेस हैं ख़त्म कीजिए और सब कानून के समान हैं। कानून पे जो सज़ा होगी सबके लिए होगी। ऐसा नहीं कि नोबेलिटी से हैं, क्लर्जी से हैं। नोबेलिटी जब मैं कहूँ तो राजा वगैरह समझिए, क्लर्जी कहूँ तो चर्च समझिए। क्लास 9th का टर्म है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसी पे बेस था, लिबरल नेशनलिज्म यही कहता था, और इसीलिए लिबरल नेशनलिज्म काफ़ी पॉपुलर हुआ। देखिए, लिबरलिज्म दो तरह का था। पहला पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या है। अब जब भी पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात करेंगे तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ये पॉइंट्स वाइज लिखें, याद होना चाहिए कि गवर्नमेंट पब्लिक के हिसाब से बनेगी, जिसको पब्लिक चूज करेगी। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्रिटिकल प्रिविलेजेस, क्लैरिकल प्रिविलेजेस मतलब जो भी राजा महाराजाओं के खानदानी जो प्रिविलेजेस चले आए हैं और ऑटोक्रेसी चली आई है, जो शासन उनके हाथ में है, पावर उनके हाथ में, वो सब खत्म कीजिए। इनवॉलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओके। इनवॉलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार हो, मतलब जब मैं लैंड ओन करता हूँ तो मेरे पास वहाँ का पेपर वर्क हो, ऐसा नहीं कि राजा महाराजा का मैंने रेंट पे लिया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू चलेगी, जैसे आज चलती है, संसद में लोग बैठेंगे, पक्ष विपक्ष दोनों, बिल पास होगा और फिर वो बिल पूरे देश पे लागू होगा। नो वोटिंग राइट्स फॉर दोज विदाउट प्रॉपर्टी। अगर आप जैसे ही बोलते हैं विदाउट प्रॉपर्टी, इसका मतलब आपको कुछ याद आ रहा है, आपको याद आ गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद आ गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद है तो याद रखिएगा कि जब पहली बार रॉबर्ट्सफियरी वाली गवर्नमेंट आई थी तो उसमें क्या था कि जो लोग पेड करते हैं टैक्स, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन वाली, क्या एक्टिव और पैसिव सिटीजन वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आप एक्टिव सिटीजन है, मतलब इतना टैक्स पे करते हैं, तो ही आप वोट दे सकते हैं, अदरवाइज आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो आइडिया ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन था, फीमेल्स को और बाकी लोग को पैसिव सिटीजन में डाल दिया गया था, ठीक है। तो लिबरल तो है लेकिन उतने नहीं, वुमेन्स के लिए तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म, यही जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में डिमांड्स थी वही सारी हैं कि ऑटोक्रेटिक रूल को हटाओ, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड करो, कॉन्स्टिट्यूशन लाओ, रिप्रेजेंटेटिव लाओ, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट बनाओ, वोटिंग राइट्स हो लेकिन प्रॉपर्टी वालों को, जो पैसा देगा वही रूल बनाएगा। इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। सफरेज का मतलब राइट टू वोट। जब भी यहाँ पे याद रखिएगा कि ये बहुत लिमिटेड लिबरलिज्म था। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वलिटी बिफोर द लॉ में वोटिंग राइट सबके लिए नहीं थे, वो पेड लोगों के लिए स्टैब्लिश थे। ड्यूरिंग रिवॉल्यूशनरी इन फ्रांस द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टी ओइंग मैन, जिनके पास संपत्ति है केवल वही वोट करेंगे। Men without property and all women excluded from the political rights. Only for a brief period under the Jacobin did all adults enjoy the suffrage. जैकोबिन जब क्लब आया था, जिसमें मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सफियरी आए थे, उन्होंने कहा था ये प्रॉपर्टी और नॉन प्रॉपर्टी हटाओ, लेकिन फीमेल्स को राइट उन्होंने भी नहीं दिए थे। फीमेल्स तब भी एक्सक्लूडेड थी, उन्होंने सारे मेल्स को 21 ईयर वालों को अलाउ किया था। हाउएवर नेपोलियन कोड जब आया, वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज and reduce women to the status of a minor subject to the authority of fathers and husband. जब भी नेपोलियन कोड आया उसने भी सफरेज को, वोट के राइट को फिर से लिमिटेड कर दिया, क्योंकि आपको क्या पता है रॉबर्ट्सफियरी के बाद वो 5 लोगों की कम्युनिटी बनी, उसके बाद कौन आया, नेपोलियन आ गया। नेपोलियन ने वोटिंग राइट्स को कम किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिक्टेटर था,
वुमेन्स हमेशा सब्जेक्ट टू द फादर और हस्बैंड रही हैं, वहीं पे लाके उसने भी लिमिटेड कर दिया, उनको माइनर में डाल दिया। वुमेन्स की हालत हमेशा खराब रही, भले वो लड़ती रहीं। जब वो डेमोक्रेसी में नहीं लड़ पाए तो फिर डिक्टेटरशिप में कैसे लड़ेंगी। Throughout the 19th and early 20th century, women and non-properties men organized opposition movement and demanding equal political rights. तो पूरे 19th सेंचुरी में वुमेन्स और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो लड़ते रह गए अपने राइट्स के लिए कि हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या, हम वुमेन है तो क्या, हमारे भी अधिकार बनते हैं। दे फाइट अ लॉट। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म बहुत ही लिमिटेड था। ये वही वाला लिबरलिज्म है जो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा माइंड में याद कीजिएगा, आसानी से याद आ जाएगा। इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या है? पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म में फर्क होता है। ये मार्केट्स के, यहाँ पे व्यापारी क्या कहते हैं कि व्यापार हमारा फ्री होना चाहिए, मतलब व्यापार में बहुत ज्यादा पाबंदी ना हो, मार्केट फ्री रखिए। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, मतलब ये जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पे या दूसरे कंट्री में स्टेट में जाने पे जो आप टैक्स लगाते हैं या आप व्यापार को मना कर देते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा जो इकोनॉमिक मिडिल क्लास है ये चलेगा कैसे, ये तो उसी पे बेस्ड है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ 19th सेंचुरी नेपोलियन का जो कोड था, एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटेड अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। तो उसने क्या किया, जो जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइब्स में बचा था उसको टोटल 39 स्टेट में डाल दिया, तो इसने ज्यादा यूनाइट कर दिया पहले। इट हैज इट्स ओन करेंसी एंड वेट एंड मेजर्स, ठीक है, और हर सभी स्टेट के अपनी करेंसी थी, अपने वेट्स थे और अपने मेजरमेंट थे। कस्टम बैरियर इन ईच सिटी हिंडर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सचेंजेस। इसने थोड़ा काम तो किया था कि 150-200 से लाके 39 पे कर दिया था, लेकिन अब हर एक 39 स्टेट के यार करेंसी, वेट मेजर, जिसका यहाँ 1 मीटर है वहाँ जाके 1.5 मीटर हो गया, तो वहाँ टैक्स ज़्यादा लग गया। इससे इतनी दिक्कत होती थी कि 10 बार एक्सचेंज रेट, 10 बार टैक्स, हमेशा मेजरमेंट बदल जाता था, बहुत ज़्यादा व्यापार में दिक्कत हो रही थी। As each region had its own system of weight and measure, this involved time consuming calculation. कोई कैलकुलेटर नहीं था, कोई फिक्स काउंटिंग नहीं थी, तो कैलकुलेट मैनुअली होता था, बहुत प्रोसेस लगता था। Such conditions were viewed as the obstacle to the economic exchange and growth by the new commercial class. तो जो नया बिजनेस क्लास था उसने पाया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, we need something to do with 39 state, okay, who are good for the creation unified economic territory. उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिकली टेरिटरीज को यूनिफाइड कर दो, अगर पॉलिटिकली नहीं करना है, कि इकोनॉमिकली मतलब एक कॉमन रूल रेगुलेशन लगा दो ना यार, पॉलिटिकली रहो अलग, आपस में पैचअप बनाओ और एक कॉमन रूल रेगुलेशन लगाओ यार कि एक ही करेंसी रहेगी, एक ही मेजरमेंट रहेगा, अंडर हिंड द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, ताकि लोग और सामान आ जा सके, बाकी पॉलिटिकली लड़ो तुम, तुम्हारा मर्जी है। द जुल्वरीन क्या है ये? जर्मन कार्टून ऑन कस्टम ऑफ प्रायर टू द जुल्वरीन 1834। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। जुल्वरीन कस्टम यूनियन क्या था? जुल्वरीन कस्टम यूनियन, ये पर्शियन एम्पायर ने इसका इनिशिएटिव लिया 1834 में। एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, वो जो 39 स्टेट के कन्फेडरेशन में जो टैरिफ बैरियर्स थे, टैक्स वाले थे, मेजरमेंट वाले सिस्टम थे, उन सबको एबॉलिश करके बोला, क्योंकि 1815 तक तो नेपोलियन का राज ही खत्म हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद काफी रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 to 2। 39 स्टेट में 30 करेंसी के आसपास थी, उसको 2 करेंसी केवल ले आया, कहा कि भाई 2 करेंसी, बात खत्म। प्रमोटेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवे, रेलवे लगा दिया ताकि सामान को और लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। अब क्या हुआ, लोग इकोनॉमिकली मार्केट से कनेक्ट हो रहे हैं, आसानी से मूव कर रहे हैं, एक ही करेंसी में व्यापार कर रहे हैं, एक करेंसी आपके अंदर एक यूनिटी लाई, एक तरह के मार्केट, एक तरह के टैरिफ बैरियर्स आपको यूनाइट कर रहे हैं, ज़्यादा फ्री एक्सचेंज हो रहा है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के आइडियाज जान रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चीज़ों में धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये नेशनलिज्म की तरफ आप बढ़ रहे हैं। एक करेंसी भी आपको नेशनलाइज करती है, भारत का रुपया, ठीक है। और इस तरह से आपका क्या हुआ, मोटी मोटा जर्मनी का यूनिफिकेशन स्टार्ट हो गया। अभी इसमें पॉलिटिकल बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, नेपोलियन की हार के बाद। देखिए इसमें क्या है, आप कभी आगे आएंगे, कभी बैक जाएंगे, कभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक्स को, मूवी के अलग अलग हिस्सों को जोड़ के बाद में कंक्लूड किया जाएगा और कहानी समझ में आएगी। तो अभी तक की कहानी में आपने क्या समझा,
आपने जुबलिन कस्टम यूनियन समझा, जिसने क्या किया था, जो नेपोलियन का 39 स्टेट का कन्फेडरेशन बनाया था उसने जर्मनी को, उसमें अलग अलग तो जुलवरीन का मतलब सीधे जान लीजिएगा कि जो कस्टम बैरियर या इकोनॉमिक लिबरलिज्म से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? इकोनॉमिक लिबरलिज्म से, क्योंकि बहुत सारे टैक्स और अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ में इशू होता था। तो पर्शिया ने 1934 में जुबलिन कस्टम यूनियन बना के सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। तो ये पर्शिया का अच्छा काम है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म फ्रांस में जो आया था, याद रख, फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद कर लीजिएगा, पूरा वो रॉबर्सपियरी और उससे पहले का फेज, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और फिर जैकोबिन क्लब। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में बात करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा जब मेल्स को मिल जाता है तो जैकोबिन क्लब और लास्ट के 2 पॉइंट फिर नेपोलियन के बारे में बात कर देते हैं। तो पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन थोड़ा सा समराइज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और लिबरलिज्म क्या होता है, इसमें ये वर्ड याद रखिएगा, ये लाइन आपको लिए काफी मार्क्स देके जाने वाली है। तो हमने ये पढ़ा, व्हाट इज द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, न्यू मिडिल क्लास का इमरजेंस कैसे आया, कैसे वहां पे व्यापार आया, कैसे वेस्टर्न यूरोप में सबसे पहले इंग्लैंड में, फिर फ्रांस में, फिर जर्मनी में, फिर सेंट्रल इलाकों में चीजें पहुंची और वर्किंग क्लास का इमरजेंस हुआ। उससे पहले जब ये नहीं था तो क्या होते थे एरिस्टोक्रेट्स, क्या होते थे पीजेंट्स, कैसे एरिस्टोक्रेट्स पीजेंट्स से अलग थे, क्या उनकी लैंग्वेज थी, क्या वो बोलते थे, कैसे आपस में शादी करके सारी चीज़ों को देखते थे, स्मॉल ग्रुप में थे, मैक्सिमम मनी हैंड करते लेते थे। हैब्सबर्ग एम्पायर क्या समझाता है, पॉलिटिकल, कल्चरल, रीजनल, लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ यूरोप की, यूरोप कितना डाइवर्स था एक एम्पायर के अंदर। ये कहाँ कहाँ फैला था, अल्पाइन रीजन्स ऑफ ट्रॉय, ऑस्ट्रिया एंड सटरलैंड, इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस लैम्बर्डी और वियतनाम, हंगरी के हाफ पॉपुलेशन माइग्राल बोलते थे, अदर हाफ बोलते थे रीजनल डायलेक्ट्स। वहीं पे ग्लेशिया में पॉलिश बोली जाती थी। ओके, तो हैब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर पूरा फैला हुआ था, एक बड़ा सा एम्पायर था। उससे पहले आपको पता है कि रियलिटी में ये मोनार्की चलती थी, वो मोनार्की के रीजन से बहुत दिक्कत थी। वहाँ बात करेंगे तो एक चीज़ और ये भी याद रखिएगा, जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप का फ़र्क था वो क्या था, यहाँ सर्फडम चलता था और यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप में टीनेट्स और स्मॉल ओनर्स चलते थे। वहीं ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का पूरा गेम अलग था। तो ये हमने आज के लेक्चर में कवर किया, हल्का सा रिव्यू भी कर लिया कि क्या पढ़ा हमने, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का स्टार्टिंग किया, और मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने यूरोप के बारे में समझा। यूरोप के बारे में समझने के बाद हमने मिडिल क्लास समझा, मिडिल क्लास के समझने के बाद हमने लिबरलिज्म की 2 परिभाषाएं समझी। कौन सी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म, और जुलवरीन यूनियन के बारे में पढ़ा। अब हम 1815 नेपोलियन के हारने के बाद की कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि जब नेपोलियन हार गया तब क्या हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बेहतर लगी होंगी। कमेंट करें, मैसेज करें, रिप्लाई करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।